ढूल साहब, ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने जो है दरअसल एक सेल्फ गोल कर लिया ये फैसला लेके कि भाई सिंबल पर नहीं लड़ेंगे, सिंबल पे लड़ना चाहिए था। देखिए, इस मामले में सभी नेता जो है अलग अलग मत रखते थे, लेकिन जो हमारे हाईकमान है उसने ये फैसला किया कि कांग्रेस जो है इस चुनाव के अंदर सिंबल पर नहीं आएगी, बल्कि अपने अपने जो रिस्पेक्टिव जो प्रत्याशी होंगे मजबूत उसको समर्थन दिया जाएगा केवल मात्र, ताकि जो भाईचारे के चुनाव में खास करके जो है मजबूत प्रत्याशी को जो है जिताया जा सके पहली बार। तो दूसरी बात जो है उसके अंदर कांग्रेस अपनी तरफ से कोई इंटरफेरेंस ना कर सके, ऐसी एक आम सहमति बनी थी पार्टी के अंदर। उसके बाद में चुनाव ना लड़ने का फैसला किया गया था सिंबल के ऊपर। ये जरा आप मुझे बताइए, भाईचारे का चुनाव कैसे तय होता है? चुनाव तो चुनाव होता है ना, चुनाव तो चुनाव होता है, फिर उसका मैसेज जाता है आगे। और कौन सा ऐसा चुनाव है जिसमें जंग होती है और ये भाईचारे का चुनाव है? देखिए, जैसे हम बात करें कांग्रेस की, ऐसे भारतीय जनता पार्टी भी कुछ पदों के ऊपर तो और कुछ जगह पे तो लड़ रही है सिंबल पे, तो कुछ जगह भाजपा भी बिना सिंबल के लड़ रही है। तो इसी प्रकार से यदि मतलब जितने भी निकाय के या छोटे चुनाव हैं जो नगर परिषद, आमतौर पे छोटे कार्यकर्ता जो है आमने सामने होते हैं एक दूसरे के, तो उसमें पार्टी को लगा कि भाई इस मामले में पार्टी को सिंबल नहीं देना चाहिए। ऐसे में जो है मजबूत कार्यकर्ता एक दूसरे के खिलाफ हो जाते हैं पहली बात, और वो फिर कल को उनके दिमाग में ये मैसेज जाता है कि भाई पार्टी के खिलाफ, पार्टी ने क्योंकि दूसरे कार्यकर्ता को सपोर्ट किया है, पार्टी ने दूसरे कार्यकर्ता को सिंबल दिया था, तो ऐसे में जो है दिक्कत होती है। ये चीज जो है आज एविडेंट है। एविडेंट कैसे है कि दूसरी पार्टी के भी कुछ कैंडिडेट में देख रहा था, तो उसमें भी जो है एक दूसरे के खिलाफ उनके कैंडिडेट खड़े हैं, जहां पर सिंबल दिया वहां पे दूसरे कैंडिडेट भी खड़े हैं। तो ऐसे में एक कटुता बढ़ती है, उस कटुता से बचना चाहती थी पार्टी, तो इसलिए पार्टी ने जो है एक तय किया कि भाई हम सिंबल के ऊपर नहीं लड़ेंगे। ये तो आपके अपने तर्क हैं, कटुता बढ़ती है। चुनाव तो अब चुनाव है उसमें, और ये विरोधी आरोप लगाते हैं कि दरअसल आप लोग शहर की सरकार को भी फेस नहीं कर पा रहे हैं, आप इस वजह से सिंबल पर नहीं आए हैं। ओपन फाइट होती तो पता चलता कि क्या स्थिति है, और फिर ये कहा जाता है कि दरअसल इन फाइटिंग से ही नहीं उभर पाए हैं, तो सिंबल की बात तो बाद में होती। क्या मानते नहीं आपकी बैकफायर करेगा? एटलीस्ट लिटमस टेस्ट हो जाता अगर सिंबल पे रहते, तो एटलीस्ट जनता क्या सोचती है ये तय हो जाता। देखिए, लिटमस टेस्ट तो अब की बार भी होगा, ज्यादा ऐसी बात नहीं है। मैं ये मान लेता हूँ कि भाई कांग्रेस अपने सिंबल पर नहीं है, लेकिन कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं ने कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह पर अपने अपने कैंडिडेट्स को समर्थन दिया हुआ है। तो हम मानते हैं कि वही कैंडिडेट जीत करके आएंगे, चुन करके आएंगे, और बाकायदा उनके नाम से ही प्रचार हो रहा है। वो जाकर के प्रचार भी कर रहे हैं अलग अलग जगह पर, अलग अलग अपने अपने विधानसभा क्षेत्र के अंदर। तो लिटमस टेस्ट तो अभी भी होगा। तो देखने वाली बात ये है कि क्योंकि सत्तारूढ़ गठबंधन ही लड़ रहा है या फिर इनेलो लड़ रही है, आम आदमी पार्टी भी लड़ रही है, सत्तारूढ़ कुछ जगह पर लड़ रहा है, कुछ जगह पर वो नहीं लड़ रही है। तो ऐसे में देखने वाली बात ये है कि कितने जगह पर जो है निर्दलीय जीत करके आते हैं और कितने जगह पे इनके दल देख करके आते हैं। लिटमस टेस्ट तो तब भी होगा। हाँ, ये बिल्कुल ठीक बात है आपकी भी, कांग्रेस अगर सिंबल पे होती तो कहीं ना कहीं जो नंबर जो है सिंबल पर भी रिफ्लेक्ट करते, लेकिन ये तो निर्णय है हाईकमान का, इसके बारे में तो देखिए हमको स्वीकार तो करना ही पड़ेगा। ठीक बात है, वो अपनी बाध्यता है, वो मैं समझ सकती हूँ। लेकिन ढूल साहब एक और चीज बताइए, और बाकी मेहमान जैसे ही जुड़े तो उन्हें स्क्रीन पर दिखाइएगा। एक और चीज बताइए ढूल साहब, ये राज्यसभा चुनाव का भी बहुत महत्वपूर्ण रोल रहा, उसमें बार बार ये जिक्र हो रहा था कि भाई यहाँ से भी मूड तय हो जाएगा कि कांग्रेस कितनी एकजुट है ना, अगर कांग्रेस के सभी विधायक जो हैं सही से वोट कर देते हैं पार्टी के लिए। फिर वही बात आपने देखा, तमाम नेता चटकारे लेते हुए नजर आए। अभी ओम प्रकाश धनखड़ जी प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के, वो ये कहते हैं कि ये एक दिन फुर ही हो जाएंगे, ये आपस में ही इनका एका नहीं है। तो वो जो बंटवारा है कांग्रेस के अंदर खाने की जो नाराजगी है वो आपके चुनाव में भी नजर आई, इसका नेगेटिव असर नहीं पड़ेगा क्या? देखिए, यदि आप देखिए कि 31 में से 29 विधायकों ने बिल्कुल ठीक तरीके से वोट दिया है, एक तरफ वोट दिया अपने पार्टी के सिंबल पर, पार्टी के कैंडिडेट को वोट दिया है। एक कुलदीप बिश्नोई जी ने डिफेक्ट किया, कुलदीप बिश्नोई जी को पार्टी से एक्सपेल कर दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया। उसके अलावा जो है एक जो विधायक हैं उनके बारे में अभी फिलहाल कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है
कि उनकी वोट क्यों कैंसिल हुई, क्यों नहीं हुई। लेकिन ये जानकारी जरूर आ रही है आधिकारिक तौर पे कि सिमिलर सर्कमस्टांस में एक सरकार के भी एक विधायक की वोट भी ऐसे ही खराब हुई थी, लेकिन उसको जबरदस्ती वैलिड कर दिया गया, हमारे वोट पे इनवैलिड कर दिया गया, तो उसके ऊपर हम कानूनी सजा भी ले रहे हैं। अच्छा ठीक है, वो विधायक कौन है एक बार बताएंगे क्या? क्योंकि ये देखिए आपकी पार्टी के विधायक भी एक कहते नजर आए कि हमें पता चलना चाहिए वो विधायक कौन है जिसका वोट खराब हुआ। ये नाम, इस नाम पे क्यों सस्पेंस है? आधिकारिक प्रयास अभी तक जारी है कि कौन थे कौन नहीं। अभी एक रिपोर्ट जाएगी बंद लिफाफे में हाईकमान के पास में, उस रिपोर्ट में उसका जिक्र होगा या नहीं होगा। फिलहाल देखिए ये आधिकारिक कोई भी पुष्टि मैं अपनी तरफ से कर नहीं सकता, क्योंकि कोई भी आधिकारिक जो है सूचना अभी तक उपलब्ध इसलिए नहीं है क्योंकि पहली बात तो ये वोटिंग सीक्रेट होती है। दूसरी बात जो है, इस वोटिंग के अंदर आप जो है कभी भी ये डिटरमाइन नहीं कर सकते, क्योंकि वोट तो सबने दिखाए हैं प्रभारी को। जैसे कुलदीप बिश्नोई जी ने डिफेक्ट किया तो भी उन्होंने दिखाया कि मैंने कार्तिकेय की वोट डाली है, तो इसलिए उनका पता लगा। लेकिन दूसरे जो है जिनकी उसमें सिंबल कोई छोटा मोटा कोई एक एक्स्ट्रा सिंबल की बात थी, वोट तो उन्होंने भी दिखाया है। और वो एक्स्ट्रा सिंबल जो है नोटिस में था या नोटिस में नहीं आया, तो अगर ये नोटिस में नहीं आया तो ये बात मान करके चलिए कि इस बारे में बिल्कुल भी बताया इसलिए नहीं जा सकता, क्योंकि केवल और केवल उन मत के सीरियल नंबर को हाईकोर्ट की डायरेक्शन पे ही रिटर्निंग ऑफिसर बता सकता है। अदरवाइज सर आप मुझे जितनी टेक्निकलिटीज बता रहे हैं उन सब से मैं परिचित हूं। मैं इसे आपकी बाध्यता समझूंगी। ऐसा थोड़ी हुआ कि आपको जानकारी नहीं होगी। ये जो आप मुझे बता रहे हैं मुझे इसकी जानकारी है। इन सारे नियम कायदे कानून की जानकारी तो बहुत पहले ही पढ़ ली थी, लेकिन मैं आपकी बंदिशें से समझती हूँ। और मैंने तो इसलिए सवाल पूछ लिया, शायद आपका एक होता है कि नेताओं की अंतरात्मा जागती है राज्यसभा चुनाव में वोटिंग के दौरान विधायकों की विशेष तौर पर, तो शायद आप भी थोड़ा सा जागे और हमें बता दें, क्योंकि हम इस सवाल के जवाब का इंतजार करें कि भाई वो विधायक कौन था। कोई भी इसमें पुष्टि नहीं कर सकते। मैं इसे आपकी बाध्यता मानती हूँ ढूल साहब, मैं इसे आपकी बाध्यता मानती हूँ। सत्यव्रत जी और बाकी मेहमान भी जुड़ गए, विजेंद्र रेणु जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सत्यव्रत जी, अब तो काउंटडाउन शुरू हो गया है। रंगीला साहब भी आम आदमी पार्टी की तरफ से, आप लोगों का बहुत स्वागत है सभी का। थोड़ी सी तकनीकी खराबी थी, इस वजह से बातचीत नहीं हो पा रही थी। सत्यव्रत जी, कितने तैयार हैं आप लोग? अब राज्यसभा तो ठीक है, यहाँ पे तो आपकी बल्ले बल्ले हो गई, निगम तैयार है बिल्कुल? ये विषय तो जनता जनार्दन की अदालत में जो रहता है वो जनता की अदालत पूरी करती है। हाँ। और जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों ने भी अभी ताजा हमारे पक्ष में मत किया है, हमारी बातों का समर्थन किया है, उसके उनका धन्यवाद करते हैं। और जो शहर की सरकार बनने जा रही है वो हम सब क्या एक पार्टी का एक सिस्टम है, जो सिस्टम सेंट्रल केंद्र का जो नेतृत्व तय करता है उसको हम सब फॉलो करते हैं, और नीचे से भी कुछ जानकारियां इकट्ठी करती है, उसके बाद में तय होता है। हमारे यहाँ नगर निगम के चुनाव पहले से सिंबल पर है, ये पहले पार्टी ने लाइन में तय किया, उसमें हम कोई इफन बट नहीं करते। इस बार से हमने तय किया था कि नगर परिषद जो चुनाव होंगे वो सब सिंबल पर होंगे, उसमें किसी प्रकार का कोई छूट का प्रावधान नहीं है। नगर पालिकाओं का पहला विषय था, तो इस विषय को पहले केंद्रीय नेतृत्व और राज्य नेतृत्व के बजाय जिला के जो नेता थे उनके ऊपर छोड़ा गया कि आप जैसा उचित समझे उसका निर्णय आप ले। तो किन्हीं जिलों ने सिंबल पर चुनाव लड़ने की एक योजना बनाई, कोई नहीं बना पाए, तो अलग अलग जगह है, लेकिन वो पार्टी लाइन और पार्टी ने अब उसके लिए भी तय किया है कि जल्दी हम इस निर्णय पर भी आएंगे कि सभी स्थानों के ऊपर पार्टी सिंबल का एक चुनाव हो। क्यों हो उसके पीछे भी मैं जो ढोल साहब कह रहे थे वो एक लॉजिक नहीं है कि कोई जीते वो हमारा और धक्का मारो आगे बढ़ो। कांग्रेस की इस नीति ने ही जो ऊपर जाके उच्छृंखलता आज बनी है, वो उच्छृंखलता प्रारंभ से ही कहीं तय होती है। यदि बूथ लेवल के ऊपर, स्थानीय लेवल के ऊपर यदि एक अनुशासित और एक व्यवहारिक एक चाहे नेता हो चाहे वो प्रत्याशी हो, उनके बीच एक तालमेल अच्छा रहेगा, तो किसी भी पार्टी और स्वस्थ लोकतंत्र के लिए मैं समझता हूं कि वो बहुत जरूरी है कि पार्टी की नीति, नेता और कार्यक्रमों के आधार पर जनता का एक मत बने, और फिर उस मत के आधार के ऊपर जो लोग चुनकर आते हैं, तो साल भर 5 साल तक जब वो काम करते हैं तो लोग उनसे अपेक्षा करते हैं कि तुम किस पार्टी से आए थे, किस तरह से आए थे, कैसा है। तो बिना पार्टी का एक वो खुला बिना नकेल का घोड़ा होता है जो कहीं भी घूमता है और कहीं भी कुछ कर सकता है,
तो उस पर अंकुश होने के लिए लोकतंत्र ने, भारतीय लोकतंत्र ने चुनाव के लिए पार्टियों का रजिस्ट्रेशन करवाया। नहीं, तो ये आप ये खुला घोड़ा किसके संदर्भ में कह रहे हैं? जो भी लोग देखिए, कोई ना कोई तो ऐसा तो कोई नेता नहीं होता जो बिना पार्टी के कहीं अपना अस्तित्व उठाता है। कहीं ना कहीं पार्टी के नेताओं से, उनसे उसका विकास होता है। लेकिन जब पार्टी नेतृत्व तो उनको किसी कारण, तो ऊपर का कारण हो या उनका अपना हो, जब टिकट नहीं मिलती तो फिर वो खुले मैदान में आ जाते हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे। वो पार्टी को और नेताओं को चुनौती देते हैं। कहीं कहीं गलती ऊपर भी होती है, कहीं गलती नीचे भी होती है। कोई अतिरेक में आकर चुनाव लड़ता है तो हार जाता है, लेकिन कई बार यदि पक्षपात पूर्ण रूप से यदि टिकट वितरण में गलती होती है तो वो स्थानीय नेता जो टिकट चाह रहा था वो जीत भी जाता है। तो दोनों तरफ से ये तो चलता रहता है। लेकिन फिर भी मैं मानता हूं कि यदि सिंबल पर चुनाव होता है और उसके आधार पर जब यदि आदमी की जीत आती है तो उसके ऊपर काम करने का प्रेशर, बाकी नेताओं की एक मत लेकर चलने की एक आदत और एक समस्त समाज का सबका साथ सबका विकास का एक जो स्वाभाविक निर्णय भारतीय लोकतंत्र में होना चाहिए, वो पार्टी के सिंबल पर जीतने वाला व्यक्ति ज्यादा प्रभावी रूप से काम कर सकता है। मैं इसका जवाब तो ढुल साहब से लूंगी कि अभी भी मूड बदल सकते हैं क्योंकि सिंबल पे नहीं लड़ रहे हैं और उसका नुकसान हुआ कि नहीं। मैं इस चीज को तो मैंने उनसे शुरू में ही बातचीत की थी। रेणु साहब हैं हमारे साथ इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से। वीरेंद्र रेणु जी को दिखाइएगा आप स्क्रीन पर। विजेंद्र जी, ये साथ में नहीं थे पहले, फिर साथ में आ गए, फिर क्या इंडियन नेशनल लोकदल कहीं पर चुनौती मान रही है? क्योंकि हमने पहले भी चर्चा की और आप बहुत सुलझे हुए तरीके से आपने जो है सभी पहलुओं को रखा था सर। देखिए, जिस प्रकार से जेजेपी और बीजेपी गठबंधन सरकार ने इन निकाय चुनाव में बार बार अपना डिसीजन बदलने का काम किया है, कभी गठबंधन किया है, कभी फिर गठबंधन तोड़ दिया और दोबारा से फिर गठबंधन कर लिया, तो इसका एक बैड इफेक्ट इसके ऊपर पड़ा है। ये शायद सत्यावर्त जी भी मानते हैं, क्योंकि कुछ कैंडिडेट इन्होंने खड़े कर दिए थे। एक पार्टी ने, बीजेपी ने भी खड़े कर दिए थे, जेजेपी ने भी खड़े कर दिए, और फिर उनको जो विड्रॉल करवाया गया है या बिठाने का प्रयास किया गया, जहां कुछ लोगों ने उसको अपना एक इंसल्ट समझा है और कुछ लोग डटे भी रहे हैं, कुछ ने निर्दलीय भी चुनाव लड़ना शुरू कर दिया। तो इसमें कोई संदेह नहीं मैडम कि जो इनके बार बार डिसीजन बदले, इनका नुकसान इनको होगा ही होगा और वो नुकसान इनको उठाना पड़ेगा। इसके अलावा जो दूसरा नुकसान इनका है, वो नुकसान जो इन्होंने चुनावी वायदे किए हुए थे, काफी सारे वायदे इन्होंने किए थे। इनका जो संकल्प पत्र था चुनाव का, उसमें इतने सारे वायदे इन्होंने किए थे, वो उनमें से एक भी वायदा पूरा नहीं हुआ। तो उसका भी इनके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। 8 साल से हरियाणा प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और इस 8 साल में मैं समझता हूं कि किसी प्रकार का भी निकायों में इन्होंने काम नहीं किया। इन्होंने विकास किया तो एक विकास तो जरूर हुआ, सत्यावर्त जी मान लेंगे इस बात को, कि निकायों के जो काम होते हैं, देखिए शहर में जो लघु सचिवालय है या सेक्रेटरीट है, वो म्युनिसिपल काउंसिल ही होते हैं या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है उस शहर की जनता के लिए। सब कुछ वही होता है, वही मुख्यमंत्री होता है और वही सारे मंत्री होते हैं। अगर किसी शहर में निकाय जो है, चाहे वो परिषद है, पालिका है, निगम है, वहां आम जो जनता के कार्य होते हैं, अगर वो सही से हो जाए तो मैं समझता हूँ कि 50% जनता वहीं पर संतुष्ट रहती है कि हमारा काम आराम से हो जाता है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह रही मैडम कि कहीं भी काम जनता की सुनवाई नहीं होती। इतनी लंबी लंबी लाइनें लगा करके खड़े रहते हैं लोग और लाइनों के बाद भी महीना महीना छोटे छोटे कामों के लिए जब चक्कर काटने पड़ते हैं तो जनता बड़ी परेशान होती है। देखिए, मैं छोटा सा उदाहरण देता हूँ। मैरिज सर्टिफिकेट बनना होता है, दूल्हा और दुल्हन को वहां चले गए परिषद में और जाकर के कह दिया भाई हमारी शादी होगी, हमारा सर्टिफिकेट बना दिए। उसके ऊपर इतनी जटिलताएं खड़ी कर दी है इन्होंने, पंडित जी को बुलाओ, कार्ड लाओ, होटल का बिल लेके आओ, फलाना लेके आओ, वो फॉर्मेलिटीज ही पूरी नहीं होती, उसमें महीनों लगा देते हैं। और उसके बाद फिर वो जो ऊपर वाला जो दान दक्षिणा वाली लेकिन रेणु साहब आप तो इतने अनुभवी, आप मानते हैं कि जनता इन सब चीजों को देख के वोट करेगी? और इंडियन नेशनल लोकदल, और मैं एक सवाल और आपसे ले लेती हूँ इसी के साथ, क्या जनता वाकई जो आप इश्यूज गिनवा रहे हैं, मैं ये नहीं कहती कि ये समस्याएं नहीं है, लेकिन हमारा वोटर भी बड़ा दिलचस्प है। वो जब वोट कास्ट करने जाता है तो वो एक अलग ही जोन में होता है। तो क्या ये वाकई मुद्दा रहने वाला है? दूसरा, इंडियन नेशनल लोकदल अगर ग्राउंड पे जाएगी तो उसके मुद्दे क्या हैं? मैं आपसे पूछती हूँ जल्दी से सर।
हाँ मैडम, हमारे यही मुद्दे होंगे कि अगर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के प्रत्याशी को आप जिताने का काम करते हैं तो हम इस बात की गारंटी लेते हैं कि आपको लंबी लंबी लाइनों में नहीं लगना पड़ेगा और आपको लाखों फॉर्मेलिटीज के अंदर से न गुजर के आपके सीधे काम बनेंगे। और इसके अलावा जो ये दान दक्षिणा वाली बात है, यानी कि मैं स्पष्ट करना चाहूंगा भ्रष्टाचार वाली बात है, जो लेन देन के बगैर कोई कार्य नहीं। ठीक है, रंगीला साहब भी है हमारे साथ आम आदमी पार्टी की तरफ से। अब जैसे ही विजेंद्र जी का जो है नेटवर्क ठीक होगा हम उनसे बातचीत करेंगे। रंगीला साहब, मेरा सवाल आपसे पहले भी यही था, मैं एक बार फिर से आपके सामने दोहराती हूँ। आप तो बहुत नए हैं हरियाणा में और एक माना जा रहा है कि आपने पानी और राजधानी के विवाद से वैसे ही पंजाब में आते ही आपने जो है एक विवाद खड़ा कर दिया, तो हरियाणा आपके लिए आसान नहीं है। कहाँ देखते हैं खुद को? आप म्यूट तो नहीं है सर, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं रंगीला जी? बोलिए, आप बोलिए अपनी बात। सर एक बार प्लीज, एक बार। हाँ बोलिए। तो कोई नेशनल, अच्छा ठीक है, एक बार इनका कनेक्शन ठीक कीजिएगा आप रंगीला जी का। अरविंद भारद्वाज जी हैं जेजेपी की तरफ से। अरविंद जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? अरविंद जी, मैं हाँ ठीक, हाँ ठीक है। आज दुर्भाग्य से थोड़ी तकनीकी खराबी हो रही है। भारद्वाज जी, सवाल आपसे यही रहेगा, पहले आप अलग थे फिर साथ आ गए, आपको क्या लगता है जनता ये सब भुला देगी? क्योंकि इसी प्रोग्राम में, इसी कार्यक्रम में बीजेपी के एक नेता जुड़े थे और मैं ही उस शो को होस्ट कर रही थी, कहते कि हमारा मूल एक सा नहीं है, इसलिए हमने अलग होने का फैसला लिया। अब आपका मूल एक सा हो गया है। उन्होंने कहा कि पार्टी का संविधान और मूल दोनों अलग अलग हैं। फिर वो क्या कारण रहे जिसकी वजह से आप लोग साथ आ गए हैं? अब देखिए, जननायक जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का हरियाणा प्रदेश में गठबंधन है और चूंकि हमने दो अलग विभिन्न दल हैं, अलग अलग दल हैं, उनकी अपनी प्रायोरिटीज हैं, हमारी अपनी प्रायोरिटीज हैं, परंतु पीछे विधानसभा चुनावों के बाद जिस तरह के हालात हरियाणा प्रदेश में बने, जिस तरह की स्थिति थी, जो गणित था, उसके हिसाब से हम दोनों दलों ने एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तैयार किया और उसके तहत हमने गठबंधन किया। हमारा कोई एक समान सोच विचारधारा ऐसा नहीं था कि कहीं कोई टकराव था या कुछ था। ठीक है, अपनी प्रायोरिटीज अलग अलग थी, वरना भारतीय जनता पार्टी की भी प्राथमिकता यही है कि वो प्रदेश का विकास करे और हमारी भी यही है। और मैं उम्मीद करता हूँ शायद ये जो बाकी राजनीतिक दल हैं ये भी यही उम्मीद करके चलते होंगे, यही विचारधारा, यही सोच लेके चलते होंगे। हमारी विचारों में भिन्नता हो सकती है विभिन्न राजनीतिक दलों से, परंतु मकसद हम सभी का, हम दोनों पार्टियों का एक ही है। रही बात इन चुनावों को लेकर, जरूर भारतीय जनता पार्टी ने फैसला लिया था कि हम अलग लड़े, तो ठीक है, हम तैयार थे उस स्थिति के लिए और हमने तो अपने कैंडिडेट डिक्लेयर करने शुरू कर दिए थे। परंतु फिर कांग्रेस मैदान छोड़कर भाग गई, कांग्रेस ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया। बाकी कोई राजनीतिक दल ऐसा था नहीं जो इन चुनावों में हमें टक्कर दे सके। तो कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि भाजपा और जजपा ही आमने सामने चुनाव में नजर आने लगे थे, तो हमें लगा जब हम गठबंधन में है तो फिर मिलकर ही क्यों ना इस चुनाव को लड़े। तो फिर दोबारा हमने, और जो भी कुछ हुआ वो सब सार्वजनिक था, सबके सामने था, कोई ऐसा नहीं था कि हम कहीं छुपाकर कुछ चल रहे थे। और अब भी प्राथमिकता हमारी यही है कि अपने जो ये शहरी निकायों के चुनाव हैं, इनमें भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी इन चुनावों को जीते और जो सेवा की जो जिम्मेदारी हमें अब तक प्रदेश की जनता ने दी है, उसी तरह से आगे भी शहरी क्षेत्रों में छोटी सरकार की जो जिम्मेदारी हमें मिलती है, तो उनमें भी हम काम करके दिखाएंगे। रही मेरी बात, जो मेरे भाई अभी बोल रहे थे, इनेलो से भी बोल रहे थे, आम आदमी पार्टी से भी, देखिए सच्चाई ये है कि इनेलो और आम आदमी पार्टी की कहीं कोई स्थिति शहरी निकाय चुनाव में नहीं है। ये जिस तरह की ये बातें कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार है, ये है, वो है, ये आम आदमी पार्टी दिल्ली में भी सरकार चला रही है काफी लंबे समय से। वहां की जो स्थिति है वो सबको पता है। कुछ 2-4 स्कूलों को रंगाई पुताई करने से
उनमें सफेदी पेंट कर देने से और उनका प्रचार कर लेने से कुछ नहीं होता। जो वहाँ की जनता है उसे पता है। सर ये बातें सुनने में बहुत अच्छी लगती है, मैं आपको बड़े इत्मीनान से सुन रही थी, लेकिन आप कह रहे हैं कि कुछ भी छुपा सा नहीं था। नहीं लेकिन मैडम जी एक मिनट, हाँ बोलिएगा। मेरा अरविंद हाँ, से सवाल है। हाँ कर लीजिए आप अपना सवाल कर लीजिए विजेंद्र जी। हाँ अभी हाँ मैडम जी पता क्या है, ये जो अभी इनको केवल मात्र परिषद की 4 सीटें दी हैं भाजपा ने, 14 पर भाजपा लड़ रही है और 4 पर ये लड़ रही है। और यहाँ समाज में तो ये भी चर्चा है कि जो ये 4 सीटें हैं, चाहे वो डबवाले की है, टोहाना की है, नरवाना की है, तो यहाँ भी इन्होंने बीजेपी वाले कैंडिडेट को अपने निशान पर खड़ा कर रखा है। ये भी चर्चा है। और चर्चा ही नहीं, एक तो हमारे पास सबूत भी है। नरवाना में छवि बंसल को खड़ा किया जेजेपी के चाबी के निशान पर, और मूल रूप से वो भारतीय जनता पार्टी के वर्कर हैं, कार्यकर्ता हैं। और इसी प्रकार से आज की आपका चैनल में दिन में देख रहा था कि खेलो इंडिया में जेजेपी को चीफ गेस्ट तक की ऑफर दी गई है, लेकिन वो बहुत बड़ी नाराजगी आ रही है और उसमें शामिल ही नहीं हो रहे हैं। हाँ। चीफ गेस्ट का भी जो है ना इन्विटेशन वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तो किस मुद्दे पर हम कह सकते हैं कि ये एक हैं? तो ये तो जहाँ चुनाव में इनका आपस में डिस्प्यूट है, बहुत बड़ा डिस्प्यूट बना हुआ है, और वो उभर करके आगे भी सामने आने लगा है। बहुत शीघ्र मैंने देखना है चुनावों के बाद जुलाई अगस्त तक ये दोनों पार्टियां भी अलग होने की संभावना है, और हो जाएंगी। मैं तो ये भी कहता हूँ चुनाव के बाद इनका अलगाव होना सुनिश्चित है। भारद्वाज मतभेद बहुत ज्यादा आ गए, और न केवल मतभेद, यहाँ तो मनभेद भी शुरू हो गए हैं। इस वजह से कांग्रेस वाला हाल इस में होना जा रहा है। ठीक है, मैं जवाब दे दूं? हाँ देखिए, पहली बात तो ये कैंडिडेट है वो पार्टी का अपना विषय है कि किसे कहां से लड़ाया जाए। रही बात कि कौन किस पार्टी से मूल रूप से जुड़ा हुआ है, तो कैंडिडेट नहीं थे क्या आपके पास? आपने उधार लिया ना कैंडिडेट? जवाब देने दीजिए, मुझे देने दीजिए। जब हमारा गठबंधन नहीं था, हम अलग अलग चुनाव लड़ने की घोषणा हुई थी, हमने तो तब भी कैंडिडेटों की लिस्ट आउट करनी शुरू कर दी थी। सबसे पहले हरियाणा में अगर किसी ने कैंडिडेट उतारे थे तो जननायक जनता पार्टी ने सबसे पहली लिस्ट आई थी हरियाणा में। तब तक किसी पार्टी के कैंडिडेट नहीं उतरे थे। दूसरी बात, अगर हम कहीं किसी को लड़ाए तो ये हमारा अपना विषय है। आपको नहीं, आपका विषय हो सकता है। एक सवाल आप मेरा लीजिएगा भारद्वाज जी। एक सेकंड। एक तो मैं ये कहूंगी कि सभी एक दूसरे से बड़े आराम से बात करें। भारद्वाज जी इतना गुस्सा होकर जवाब देने की क्या जरूरत है, आराम से भी बात रख सकते हैं। ठीक है, हाँ एक सेकंड मेरा सवाल। सर सुनिए, आपने अपने प्रत्याशी उतारे थे तो उसी से जुड़ा एक सवाल मैं आपको बताती हूँ। हम 6:30 बजे बकायदा निकाय चुनाव पे स्पेशल शो दिखाते हैं। आपने अपने प्रत्याशी उतारे, बाद में आप लोग साथ में आ गए। वैसे तो आपके बड़े नेता कहते थे कि हम तो साथ में लड़ने वाले थे, तैयार ही नहीं थे इस तरह से अलग अलग लड़ने के। हुआ ये कि आपने प्रत्याशी उतारे और बाद में फिर जब आप आपस में 4 और 14 में बंटवारा होता है तो कुछ जगहों पे आपके प्रत्याशी नाराज हैं और इनफाइटिंग की खबरें हैं। क्या आप इस सवाल से भी मुंह फेरेंगे? देखिए, मैं एक मिनट आप बात का भी जवाब देता हूँ। पहले मैं इनेलो के प्रवक्ता ने काफी बातें बोली, उस पर जवाब दूं। ये कहते हैं कि मूल रूप से वो इनका प्रत्याशी भाजपा का है। मूल रूप से कौन कहां से आया, कौन किस पार्टी में गया, ये एक अलग बात है। आज इनकी पार्टी में भी ऐसे बहुत लोग हैं जो दूसरी पार्टियों में रहकर आए हैं। इनके अपने प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी जी बहुत लंबे समय इनेलो में नहीं थे, और वो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने एक बार उन्हें काली भेड़ तक कह दिया था। ये वे काली भेड़ है जो पार्टी को धोखा दे के चली गई। ये तो सार्वजनिक बयान है। और ऐसे तो मूल रूप से देखा जाए तो हम लोगों की भी राजनीति इनेलो से ही आई, फिर हमने जननायक जनता पार्टी बनाई। तो कौन किस पार्टी से गया वो एक अलग चीज है। आज जननायक जनता पार्टी से जो लड़ रहा है वो जननायक जनता पार्टी का है। दूसरी बात, आपने मैडम आपने जो सवाल पूछा कि गठबंधन को लेकर कि अलग अलग लड़ रहे थे, फिर उसके बाद आप अलग लड़े, नेता आपके नाराज हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये जरूर भारतीय जनता पार्टी की सोच थी कि वो हम अलग अलग लड़े, परंतु हम दोनों स्थिति के लिए तैयार थे। अगर गठबंधन में लड़ते हैं तो भी हम तैयार हैं, और अगर गठबंधन से अलग लड़ते तो भी हम तैयार थे। इसीलिए हमारी तैयारी थी। इसीलिए सबसे पहले प्रत्याशी अगर हरियाणा प्रदेश में किसी पार्टी ने उतारे तो वो जननायक जनता पार्टी ने उतारे थे। तब तक इन लोगों मेरा मूल सवाल जो था आप उस पे नहीं है। मेरा मूल सवाल ये था कि आपने प्रत्याशी उतार दिए, ये अच्छी बात है, आप लोग तैयार थे, आपके पास प्लान ए और बी दोनों था। लेकिन अब वहां पर जब 14 और 4 का बंटवारा होता है तो फिर जो प्रत्याशी दोबारा से जब खड़े किए जाते हैं तो वहां पर नाराजगी इन फाइटिंग की। रंगीला जी, आपका नेटवर्क, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? मैं आती हूँ, एक सेकंड सर। जी मैं। हाँ
रंगीला जी, आप इतना ज्यादा हिलडुल रहे हैं कि बार बार फ्रेम खराब हो रहा है। मैं चाहूंगी आप आराम से इत्मीनान से बैठे वहां पर और तभी आपसे बात हो पाएगी। हाँ रंगीला साहब, एक बार फिर से मैं आपसे सवाल पूछ लेती हूँ। सवाल ये है कि आप लोगों ने जैसे ही पंजाब मिला पानी और राजधानी के मुद्दे पर विवाद कर दिया, उसके बाद आप हरियाणा में चुनाव भी लड़ना चाह रहे हैं। कितने पानी में है आम आदमी पार्टी? आम आदमी पार्टी पूरे जोर शोर से चुनाव लड़ रही है और नगर निकाय चुनाव हम लोग जीतेंगे। आप कांग्रेस को तो देख रहे कि कांग्रेस पार्टी तो डर गई, उसने सिंबल पे अपने कैंडिडेट भी नहीं उतारे। और रही बीजेपी की बात कि बीजेपी ने तो भ्रष्टाचार करके पूरा हरियाणा को पूरी तरह से बर्बाद किया है। देखिए यहाँ का जो पूरा चेयरमैन है जिनकी पत्नी को मिली है, वो खुद बोल रहा है कि हमने 100 करोड़ नगर पालिका में खर्च किए। हमने आरटीआई लगा के पता किया तो 122 करोड़ रुपए खर्च हुए और आज ससुर जी बोल रहे कि हमने 60 करोड़ रुपए खर्च किए। ये लोग तो बौखलाए हुए हैं, ये लोग बुरी तरह से हारे हुए हैं नगर निगम चुनाव को, नगर परिषद को। और हरियाणा में देखा कि भिवानी में 500 करोड़ का जमीन घोटाला और नगद 200 करोड़ का रसीद घोटाला हुआ है। फरीदाबाद में अपने पीछे देखा 200 करोड़ का घोटाला हुआ है। इनके खुद ठेकेदार ने पैसे टिकट दी है, उसको बाहर घुमाया, विदेश की यात्रा आई है, सुख दिए हैं। अब पीछे आप सोनीपत में देख लीजिएगा, जो सफाई कर्मचारी थे, तो सफाई का ठेका था, उसमें कितना घालमेल हुआ है, फाइल है। पानीपत आप देख लीजिएगा, पानीपत में जो ठोस कचरा का प्रबंधन किया गया है उसमें पूरा 36 करोड़ रुपए किया है। में देख लीजिएगा आप 1.22 का घोटाला किया गया है। भाजपा ने तो पूरी तरह से प्रदेश को बर्बाद कर दिया है और भ्रष्टाचार के मुद्दों को लेकर के आम आदमी पार्टी दम तक जा रही है। और आज हम पूरी तरह से हरियाणा में छाई हुई है पार्टी, भारी बहुमत से विजयी होकर के आगे की नींव को मजबूत करेंगे। आप ढुल साहब, कांग्रेस तो डर गई, आम आदमी पार्टी छाई हुई है, तो मैं तो इसे कहती हूँ कि आपके लिए अलार्मिंग सिचुएशन, क्योंकि दिल्ली भी इन्होंने आप ही के हाथ से ली थी और पंजाब भी आप ही के हाथ से लिया था, तो थोड़ा तो अलर्ट हो जाइए। देखिए जीनत, जहां तक मेरी जानकारी है केवल एक जगह को छोड़ करके आम आदमी पार्टी पूरे हरियाणा में कहीं भी फाइट में नहीं है। हालांकि दावे कितने भी कर सकते हैं, जितनी मेरी जानकारी है, जितना मैंने इन चुनावों को फॉलो किया है। जहां तक बात दूसरी रही, मैं बिल्कुल सारी चीजों को स्पष्ट कर चुका हूं। हमारे नेताओं ने अलग अलग जगह पर समर्थन दिया अपने अपने उनको जो है कैंडिडेट्स को। और तीसरी बात, यहाँ पर जो है एंटी डिफेक्शन लॉ लागू नहीं होता, तो इसलिए यदि के भी आता है किसी भी पार्टी के सिंबल पर, वो बड़े आसानी से जो है दूसरी पार्टी के अंदर जा सकता है, ज्वाइन भी कर सकता है, उसमें कोई दिक्कत भी नहीं आती। पहले भी देखा है हमने इस प्रकार का काम होता है इसके अंदर, तो इसमें कोई बहुत ज्यादा ऐसी कोई फाइट नहीं होती। और मुद्दे जो है ना बेसिकली एक बिल्कुल स्पष्ट तौर पे जो हमने यहाँ पे टेंडेंसी देखी है, यहाँ पर बहुत ही ज्यादा स्थानीय और लोकल लेवल के मुद्दे रहते हैं और स्थानीय और लोकल लेवल के जो नेता हैं जो वहाँ पर आपस में एक दो वार्ड्स के अंदर एक दूसरे के साथ में जानकारी रखते हैं, वही वहाँ पर ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं। पार्टी और पार्टी के सिंबल को बहुत ज्यादा इसमें काम आते नहीं वैसे भी, जैसा कि यहाँ की टेंडेंसी इन चुनाव की देखी गई है। नहीं, लेकिन मैं जो आपसे समझना चाह रही हूँ वो ये है कि सबसे बड़ी बात ये, क्या ये एक बेहतरीन स्टेप नहीं होता कि अपनी स्थिति को आंकने के लिए सिंबल पे ही लड़ा जाता है? बार बार यही सवाल पूछा जाता है। इस बहाने आप लोग बहुत सारे सवालों के आंसर कर देते, ग्राउंड पर जो होता उस हिसाब से तैयारी होती, ये एक कहा जाता है। देखिए जीनत, जहाँ तक बात अपनी तैयारी की और अपनी जमीनी पकड़ की बात है, तो हम तो चुनाव भी फेस कर चुके हैं। एक उपचुनाव में आशावादी नतीजा आया, एक उपचुनाव में निराशावादी नतीजा आया, तो इस प्रकार की चीजें हम फेस कर चुके हैं। हमारा संगठन बन रहा है, बहुत जल्दी संगठन की घोषणा भी होगी, क्योंकि लंबे टाइम से हरियाणा के अंदर कांग्रेस का संगठन भी नहीं है, तो वो संगठन भी अब लगातार बनाया जा रहा है। क्योंकि राज्यसभा चुनाव की वजह से थोड़ा डिले हो गया था, वरना बहुत जल्दी आपको घोषणा मिलेगी। तो पहले हमारा जो है ग्राउंड वर्क ये है कि जो 2013-14 से चीजें पेंडिंग थी उनको सेट करके और ठीक करके शेप में लेकर के आए, उसके बाद अपना काम स्टार्ट करेंगे।
बहुत ज्यादा देर ना हो जाए ढूल साहब, क्योंकि अगर आप ये कहेंगे कि अभी हम राज्यसभा चुनाव में बिजी। सत्यव्रत जी मुस्कुरा रहे हैं, अभी संगठन ही नहीं है और एक सबसे बड़े मजबूत संगठन वाली पार्टी जो 24 घंटे और 365 दिन में, तो बार बार बीजेपी के बारे में अगर आप पढ़ेंगे तो सबसे ज्यादा बड़ा काडर और पन्ना प्रमुख और उस तरह से जिस तरह से ग्राउंड पर वो काम करते हैं, तो उस लिहाज से कांग्रेस पार्टी को क्या हो गया? कांग्रेस पार्टी जिस तरह से इतनी पीछे है और नेताओं के मतभेद मनभेद खुलकर सामने आते हैं, तो ऐसे तो मुझे नहीं लगता है निकाय चुनाव में आज ठीक है आप सिंबल पे ना लड़े, राज्यसभा हाथ से चला गया, इतनी मेहनत हुई, छत्तीसगढ़ तक पहुंचे, सभी बड़े नेता लगे रहे, और अभी अगर संगठन पर ही काम करेंगे तो फिर स्ट्रैटेजीज पर काम कब होगा, ये एक सवाल है। बाकी मेहमानों को दिखाइएगा जरा, उनसे भी सवाल जवाब हो जाए। सत्यव्रत जी, हाँ सत्यव्रत जी, आप रंगीला साहब ने तो अभी ठीक है हरियाणा में आए हैं, वैसे तो देश भर में भी उनके बड़े नेता जो हैं वो घूम रहे हैं, चाहे वो गुजरात हो, हिमाचल हो, अलग अलग जगहों पर। उन्होंने कहा कि घोटालों से भरे पड़े हैं, उन्होंने सोनीपत, पानीपत, करनाल, इधर दक्षिण हरियाणा सब गिनवा दिया, आप लोगों ने कहां कहां कितना स्कैम किया है। फिर तो भूल जाइए आप निकाय चुनाव, क्योंकि आम आदमी पार्टी का उन्होंने कहा कि एकदम ये मान लीजिए कि चारों तरफ उन्हीं की चर्चा है। देखिए, जो रंगीला साहब कह रहे थे वो शायद आत्मबोध से जरा ऊपर उठे नहीं है, उनको ध्यान नहीं है कि जिस हरियाणा की बात लेते हैं तो हरियाणा को लिए मैं अपने आप से पिछले कुछ दिन से कह रहा हूं कि हरियाणा में यदि कोई राजनीतिक व्यक्ति आम आदमी पार्टी की सदस्यता लेता है तो देश के खिलाफ काम करने वाला तो राष्ट्रद्रोही होता है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन जो राज्य के खिलाफ काम करता है तो राज्यद्रोही है। और कैसे है कि जिस आम आदमी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष पंजाब में जाकर ये जब चैलेंज के साथ कहता हो कि हरियाणा को एक बूंद पानी नहीं देंगे, उसको कहा कि नहीं, और वो व्यक्ति हरियाणा में आके और राजनीति करे, उसका साथ देने वाला व्यक्ति क्या कहलाया जाए, उसके लिए शब्द क्या प्रयोग हो, ये बाकी सब लोगों के लिए मैं छोड़ता हूं। एक बात। दूसरी बात, जो रविंद्र ढुल जी कह रहे थे कि भाईचारा का तो चुनाव है, भैया रविंद्र जी शायद आप राजस्थान की राजनीति, मध्य प्रदेश की राजनीति और गुजरात की राजनीति नहीं जानते, या जान रहे हैं तो उसके ऊपर आना नहीं चाह रहे। इन सब स्टेटों में कांग्रेस भी भाजपा के साथ पंचायत के सरपंच लेवल तक के चुनाव सिंबल के ऊपर आते हैं और वो सब लड़ते हैं। और इसीलिए आप सोचिए जो घटना हरियाणा में हो गई वो घटना राजस्थान में नहीं हुई। क्यों? राजस्थान में मजबूत है लोग। इसीलिए हम ये कहते हैं कि उच्छृंखलता समाज में राजनीति के माध्यम से न आए, उसके लिए जरूरी है कि आप एक संगठित और अनुशासित संगठन के माध्यम से ऐसे राजनेताओं को तैयार किया। अभी रेणु साहब ने, सत्यव्रत जी ठीक है सर, रेणु साहब ने एक बात कही थी कि प्लीज अभी कोई बीच में ना बोलेगा, एक तो टेक्निकल प्रॉब्लम आज बहुत ज्यादा हो रही है। रेणु साहब ने एक बात कही थी, सत्यव्रत जी कहा था कि जुलाई अगस्त तक तो गठबंधन पर भी फैसला हो जाएगा, साथ है नहीं। नहीं, ये केवल काल्पनिक बातें हैं और कल्पनाओं के ऊपर करने वाली बातों के लिए कोई जवाब नहीं होता। रेणु साहब राजनीतिक पुराने राजनेता हैं और सब लोगों को जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी, जजपा को भी, क्योंकि वो एक साथ कभी न कभी रहे हैं। लेकिन ये खबर तो सच्ची है कि दुष्यंत चौटाला नाराज और खेलो इंडिया यूथ गेम्स के समापन समारोह में नहीं जा रहे। वो कहते हैं चौधरी देवीलाल जी की जो प्रतिमा है उसका अनादर किया गया। ये खबर तो है, ये सुबह से हम भी दिखा रहे हैं लगातार। देखिए, यदि ऐसी कोई घटना हुई है कि चौधरी देवीलाल जी वो केवल दुष्यंत चौटाला के या ओम प्रकाश चौटाला के नहीं है, चौधरी देवीलाल जी राष्ट्र पुरुष हैं। भारतीय राजनीति में उन्होंने जो कदम उठाए और जो चीजें लेकर आए, सारे देश दुनिया ने उनको जाना और पहचाना है। और किसानों के मसीहा के रूप में और भारतीय जनता पार्टी का तो उनका बहुत नजदीकी से संबंध था। तो दुष्यंत चौटाला आ रहे हैं क्या कार्यक्रम में? सर आप लोगों ने संपर्क किया है क्या? आप लोगों ने संपर्क किया है दुष्यंत चौटाला की नाराजगी को लेकर? मेरे से पूछ रहे? हाँ जी, आप ही से सवाल है सर। हाँ नहीं, आज अभी तक मेरे पास कोई जानकारी नहीं, लेकिन ये मीडिया की न्यूज मेरे सामने थी कि उन्होंने चौधरी देवीलाल की प्रतिमा के साफ सफाई के विषय को लेकर कुछ कहा है। लेकिन ये उसके लिए कोई ना कोई जिम्मेवार होगा, और जिम्मेवार होगा वो सरकार का हिस्सा होगा। तो उतने दोषी दुष्यंत चौटाला है और उतने दोषी कोई अधिकारी भी है। ठीक है, किसी भी प्रकार की किसी की आलस्य किया है तो एक्शन लेने के लिए, और दुष्यंत चौटाला भी उतने ही मजबूत है और माननीय मुख्यमंत्री भी उतने ही है।
कि ये सब चीजें अपमान करने के लिए या इन सब चीजों के लिए छिछेलेदार की राजनीति करनी नहीं आती। ये तो हमारे राष्ट्र पुरुष है। हाँ, चौटाला जी के लिए कुछ कह दे, हमारे किसी नेता के लिए कोई नेता कहते वो समझा और देखा जा सकता है। ठीक है। लेकिन जो राष्ट्रीय नेता रहे हैं, एक तो मैं आप सभी से अपील करूंगी, अगर कोई मेहमान बोल रहा है तो बाकी लोग अपना माइक म्यूट रखे। बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस आ रही है, आज बहुत ही ज्यादा दिक्कत हो रही है आप लोगों से बातचीत करने में। हाँ, जल्दी से बोलिए। हाँ रेणु जी, हाँ एक एक करके सर, बहुत आज तकलीफ वाली स्थिति है। एक बहाना है कि कोई जिम्मेवार होगा, किसी से गलती हुई होगी। आप वो बात याद कीजिए जब एग्रीकल्चर में किसी भी प्रतिमा की साफ सफाई का उन्होंने कैलेंडर पे हटाने का काम किया था, और यहाँ सर एक एक करके प्लीज। अब एक तो वैसे ही बहुत दिक्कत है, ऊपर से आप लोगों की आवाज नहीं जा पाएगी। अभी सुन, सत्यव्रत जी भी सुन लेते हैं। विजय सर्वमान्य नेता रहे हैं, किसानों के मसीहा रहे हैं, और इसी प्रकार से ताऊ देवलाल जी वहाँ कैलेंडर से फोटो हटा करके जिस प्रकार से चौधरी चरण सिंह जी को अपमानित करने का काम किया था, और बाद में अपनी गलती सुधारी आपने, उस कैलेंडर को दोबारा से रीप्रिंट करवा करके उसकी फोटो छापी गई थी। जब छापी गई थी, जब किसानों ने जाकर के वह धरना और प्रदर्शन शुरू किए थे, उसके बाद गलती सुधारी थी। इसी प्रकार से आज जो है ताऊ देवलाल जी की प्रतिमा के साथ आप कैसा खिलवाड़ कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आपकी जहाँ ये किसान विरोधी नीति भी प्रकट होती है, और महापुरुषों का आप लोग अपमान कर रहे हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए आपको। ये सर्वमान्य ठीक, इसका जवाब एक बार मैं भारद्वाज जी से ले लेती हूँ। भारद्वाज जी, ठीक है। ये सरकार के द्वारा उठाया गया कदम नहीं है, किसी व्यक्ति की आलस्य और प्रमाद है या उसकी अनदेखी है, और उसकी जांच के बाद दुष्यंत चौटाला स्वयं एक्शन ले सकते हैं। वो हरियाणा के डिप्टी सीएम है। वो ऐसी बातें करके, वो मुझे लगता है कि थोड़ी भावना उनकी आहत जरूर हुई होगी, लेकिन वो खुद इसके बारे में, लेकिन ये तो ज्यादा ही आहत हो गई भारद्वाज जी कि कार्यक्रम में ही नहीं जाएंगे। एक ठीक है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जिनके नाम से यूनिवर्सिटी है, उसका फोटो क्यों हटवाया गया? हाँ ठीक है, भारद्वाज जी जरा जवाब दीजिए। दुष्यंत चौटाला जी नाराज हैं और कार्यक्रम में नहीं जा रहे। मैसेज तो बड़ा खराब जा रहा है सर। जा रहे हैं क्या? कोई बात हुई आपकी? देखिए मैडम, ये जानकारी आपको किसने दी कि वो नाराज हैं और इस वजह से कार्यक्रम में नहीं जाते? मैं पहले आपसे ही जानना चाहूंगा। शायद आपको जानकारी नहीं है। आज सुबह से खबर चल रही है और हमने कई बार खबरों में दिखाया, और आपके नेताओं की तरफ से ही स्टेटमेंट्स है ना, आपके नेताओं की तरफ से ही है। मुझे लगता है कि सवालों को फेस करना चाहिए। नहीं, और अगर ऐसा है कि मुख्य डिप्टी सीएम जा रहे हैं तो आप बता दीजिए वो जा रहे हैं, हम तो वो भी कवर करेंगे और दिखाएंगे। हम तो हर तस्वीर खेलो इंडिया यूथ गेम्स की दिखा रहे हैं। देखिए, जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं ये एक अलग विषय है। वो नहीं, ये विषय है सर। इसी वजह से नहीं जा रहे हैं क्योंकि वो नाराज हैं। उनकी व्यस्तता सारी 10 प्रोग्राम हरियाणा में मुख्यमंत्री आप जा रहे हैं क्या? जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं एक अलग विषय है। वो उनकी अवेलेबिलिटी है, उनके प्रोग्राम्स हैं, जरूरी है। परंतु तो बता दीजिए कहाँ प्रोग्राम्स है सर, ये मैसेज क्लियर हो जाएगा ना। अब आप जेजेपी, एक सेकंड सत्यव्रत जी प्लीज, सत्यव्रत जी एक सेकंड प्लीज, सत्यव्रत जी प्लीज बीच में मत बोलिएगा प्लीज सर। ये अच्छा है ना सत्यव्रत जी, एक मिनट पूरा करके चले जाओगे। नहीं खड़ी रह जाएगी। अरे आपकी बात क्यों रहेगी सर? आप तो दो एक ही पार्टी के हैं, आप लोग कैसे पीछे रह जाएंगे? मैं तो ये जानना चाहती हूँ। सब कुछ ठीक है तो सत्यव्रत जी हमें ये भारद्वाज जी हमें बता देना कि अगर वो व्यस्त हैं, व्यस्तता की वजह से नहीं जा रहे तो वो कहाँ व्यस्त हैं, और अगर जा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। हमें भी तो पता होना चाहिए। देखिए मैडम सुनिए, जब हरियाणा प्रदेश की सरकार में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी हैं, तब तक ऐसा नहीं हो सकता कि स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी की प्रतिमा का या उनका कहीं किसी तरह से कोई अनादर कर दे। पहली बात तो ये, जब तक वो सरकार में हैं जब तक तो कोई कर नहीं सकता। क्यों? कि वो खुद उप मुख्यमंत्री हरियाणा प्रदेश के हैं, पहली बात। दूसरी बात ये कि ऐसी कोई बात है ही नहीं, ये जबरदस्ती आप लोगों ने बनाई है। दुष्यंत चौटाला जी जींद में है, उनका तो जीवन, वो मुख्यमंत्री हैं, वो कहीं घर में नहीं सर, हमें बनाने की जरूरत नहीं है। ये आप अपने शब्द वापस लीजिए। आप लोग हैं जमीन पर कभी साथ कभी हाँ कभी ना में। मीडिया के पास आम जनता की हजारों खबरें हैं सर। ये जो अब बहुत सरल तरीका होता है ना, ये प्लीज ना करें। इससे हमारा व्यक्तित्व बहुत हल्का प्रतीत होता है। आप समझिए मेरी बात को। इस खबर का सोर्स क्या है? नहीं, और दूसरी बात यह है कि हम तो वो तस्वीर दिखाएंगे, डिप्टी सीएम जाते हैं नहीं जाते। समापन कार्यक्रम है सर, समापन कार्यक्रम है ये, इसलिए सवाल है रंगीला साहब। अपने प्रोग्राम है,
वो भी हम देखेंगे सर, वो भी हम देखेंगे क्या प्रोग्राम्स हैं। अब ऐसा तो नहीं है ना कि आपसे सवाल ही ना पूछे जाएं, या जो आपको प्यारे प्यारे मीठे मीठे सवाल लगे हम आपसे वही पूछें, ऐसा नहीं होता। जेजेपी और भाजपा ने मिलकर हरियाणा में कितना भ्रष्टाचार किया है, छिपाने के लिए तरह तरह की बातें करने लग जाते हैं। ये मुद्दे की बातें ही नहीं करते, ना शिक्षा पे करते हैं, ना रोजगार पे बात करते हैं, ना ये स्कूलों पे बात करते हैं, ना स्वास्थ्य पे बात करते हैं। ये लोग तो मुद्दों को भटकाने के लिए तरह तरह की बात करते हैं, इनकी खुद नहीं बनती। कभी तो समर्थन करते, कभी अलग अलग हैं। आपने देखा कि इनका क्या हाल हुआ है पूरे हरियाणा में। इनको पूरी तरह से जनता ने नकार दिया है, कोई सुनना नहीं चाहता, कोई देखना नहीं चाहता। सच तो ये है कि नगर निगम चुनाव आपको पता है कि इतनी बुरी होने वाली है, दोनों की दोनों पार्टियां बौखलाई हुई है। रंगीला साहब, जनता आम आदमी पार्टी को क्यों चुने? आप अपना रोड मैप तो बताइए। वो तो ठीक है, कांग्रेस रेस में नहीं, आपके हिसाब से उन्होंने भ्रष्टाचार कर दिया, आपको क्यों चुने? हर घर में पानी जाता है, बिजली मिली, तो हरियाणा की जनता ये जो पार्टियां जिन्होंने हरियाणा को इतने साल तक लूटा है, इनको बाय बाय बोल करके आम पार्टी को मौका देना चाहते। और नगर निगम चुनाव जो अभी चुनाव है, ये नींव है हम लोगों की। सुनिए जरा, दिल्ली प्लीज बीच में ना बोलिए, एक मैं दर्शकों बार बार आप मेहमानों से अपील करती हूँ। रंगीला साहब, भारद्वाज जी एक सेकंड, भारद्वाज जी आपकी आवाज जा नहीं रही, आप खामखा बोल रहे हैं, एक सेकंड। रंगीला साहब आप एक सेकंड प्लीज। रंगीला साहब, दिल्ली वालों को पानी नहीं मिल रहा है, हरियाणा वाले पूछ रहे हैं, तो दिल्ली वालों को पानी नहीं दे रहे हो तो हरियाणा वालों को कैसे दोगे? हमने ग्राउंड में रिपोर्टिंग की है, ग्राउंड पर जाकर पानी की बहुत समस्या है। और दिल्ली में घर घर पानी जा रहा है, बिल्कुल 24 घंटे पानी मिल रहा है। लेकिन देखिए जो हमारा नहीं मिल रहा सर, पानी नहीं मिल रहा। नहीं, पानी मिल रहा है सर, पानी नहीं मिल रहा, पानी नहीं मिल रहा है। आपके मुख्यमंत्री कहते हैं मैं गुजारिश करता हूं हरियाणा से, किसको कितना मिलना है छोड़ के इंसानियत के नाते पानी दे दीजिए। अधिकार है, मुख्यमंत्री जी ने हरियाणा के मुख्यमंत्री को प्रार्थना की है कि दिल्ली के हिस्से का पानी वो दीजिए। भाजपा का तो आपको पता है कि इन लोगों का तो काम रोको अभियान चला रहता है। जैसे कि आपको पता है कि दिल्ली के जो एलजी है वो बार बार जनता फाइलों को रोक देते हैं। अब हरियाणा के सीएम ने पानी को रोक रखा है, लेकिन जो हरियाणा के हिस्से का हरियाणा को मिले, दिल्ली के हिस्से का दिल्ली को मिले। अब ये तो पूरा देश है, देश में जिस तरह को जो बंटवारा मिलता है वो मिलना चाहिए। ये लोग तो चाहते हैं तो हरियाणा को पानी तो पंजाब ही देगा ना, तो वो तो आप ही लोग देंगे। हरियाणा SYL का काम शुरू करवा दीजिए जल्दी से। करवाएंगे, जैसे ही हमारी हरियाणा में सरकार मिलेगी बनेगी तो सबसे पहले हमारी आम आदमी पार्टी ये काम करेगी जो हरियाणा नहीं, पंजाब, अरे भाई पंजाब में फंसा हुआ है ना, मुझे लगता है आप नहीं सर नहीं, ऐसे ये अधूरी जानकारी है। SYL का काम पंजाब के हिस्से का रुका पड़ा है सर, तो पंजाब में तो अब आप आ गए हैं ना, क्यों रेडू साहब? देखिए पंजाब में हमारे जैसे हरियाणा में हमारी पार्टी आएगी, रंगीला निवासी न हो सकते, दिल्ली के रंग में रंग चुके हैं। इनको हरियाणा के लोगों की चिंता नहीं है, इनको दिल्ली का रंग चढ़ा हुआ है और दिल्ली की बात कर रहे हैं। अरे भाई, आप हरियाणा में अगर इलेक्शन लड़ना चाह रहे हो तो हरियाणा की कम से कम झूठी बातें तो कर लो, सच्ची तो जब होंगी देखी जाएगी। अब आप चाहते हैं कि पहले हरियाणा में साहब अब सुन लीजिए, अब आप सुन लीजिए प्लीज। अब खाना मिलता है, आप मान आप दोनों की आवाज नहीं जा, प्लीज आप म्यूट कर दीजिए। हरियाणा के अगर आप लोग इस तरह से बोलेंगे तो आवाज नहीं जाएगी बाहर ना। ये नहीं बोले कि हम हरियाणा का हक लेकर के रहेंगे। आपके किसी भी प्रवक्ता ने किसी भी डिबेट में ये शब्द मजबूती के साथ नहीं कहे हैं कि हम हरियाणा का हक लेकर के रहेंगे। वो कहते हैं कि पहले हमारी सरकार बनाओ, फिर हम जो ना सारा काम करके देंगे। अरे तुम आज लड़ाई लड़ोगे तभी तो लोग तुम्हें याद करेंगे। आज तो तुम दिल्ली के रंग में रंगे हुए हो और उसी की बात करते हो। आज भी आप हरियाणा पानी की सबसे पहले हरियाणा का पानी और आप जाएगा, और जैसे ही हरियाणा की सत्ता की चाबी आम आदमी के पास होगी सबसे पहले ये काम किया जाएगा। इन लोगों को काम बौखलाना, ये के मुद्दों से बचना सारे। प्लीज आप म्यूट कीजिएगा। नहीं, आप दोनों की आवाज नहीं आ पा रही है सर। और रही बात कि आपको हरियाणा में सरकार तो दिल्ली में तो है, पंजाब में तो है, विवाद कहाँ खत्म हो पा रहा है।
ढूल साहब फाइनल कमेंट दे दीजिए जल्दी से। देखिए, और एक और चीज बता दीजिए, लगे हाथ मुकाबला किस पार्टी से मान रहे हैं, क्योंकि बाकी सभी सिंपल है, आपको सिंबल पर है, बाकी सिर्फ आपको छोड़कर। जल्दी से रंगीला साहब। ठीक है सर, ठीक है सर, प्लीज एक एक करके भी। देखिए, हरियाणा में मुझे लगता है कि कांग्रेस समर्थित उम्मीदवारों का मुकाबला केवल निर्दलीय उम्मीदवारों से है। मुझे लगता नहीं कि पार्टी कैंडिडेट कहीं भी जो है सिंबल वाले कैंडिडेट भी मुकाबले में है। दूसरी जो चीज है, यहाँ पर मेरे आम आदमी पार्टी के मित्र भी बात कर रहे थे, इनको निश्चित तौर पे ये क्लैरिफिकेशन पर लंबे टाइम तक देनी पड़ेगी। अरविंद केजरीवाल क्यों कहते हैं कि पंजाब के हिस्से का पानी हरियाणा के अंदर एक बूंद भी नहीं जाने देंगे। तो अब ये केजरीवाल जी हरियाणा में आकर के कुछ कह दे तो ये देखने वाली बात होगी। दिल्ली के अंदर पानी मांग रहे हैं, हरियाणा के लिए पानी नहीं मांगते। क्यों नहीं केजरीवाल जी पंजाब की सरकार से अपील करते कि हरियाणा को पानी दिया जाए कम से कम, क्योंकि आधा हरियाणा, साउथ हरियाणा एसवाईएल की वजह से जो है परेशान है। तो ये चीजें जो है इनके दोहरे मापदंड हैं। जहां तक बात जेजेपी बीजेपी गठबंधन की, एक बड़ी लंबी चर्चा हुई है, निश्चित तौर पे दरार तो पड़ी है। अब वो दरार कितनी ज्यादा आगे जाएगी, कितनी नहीं जाएगी, ये तो वक्त ही बताएगा। नहीं तो आप रेणु जी की तरह मानते हैं कि जुलाई में फैसला हो जाएगा जैसे चुनाव निपटेंगे? 2-3 महीने में मान करके चल रहा हूँ मैं, अपनी टाइमलाइन 2 से 3 महीने की रख रहा हूँ। ठीक है, सत्यव्रत जी फाइनल कमेंट। देखिए, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता जितनी तेजी से बोल रहे थे, जिस स्कूल और शिक्षा की, स्वास्थ्य की बात दिल्ली में करते थे, 2000 करोड़ का घोटाला, एक एक कमरा 25-25 लाख रुपए का बनाकर इन्होंने दिखाया। ये और जो करिश्मा वो दिल्ली के अंदर ये लोग 6-7 साल में कर पाए, वो करिश्मा तो इन्होंने पंजाब में जो में 3 महीने में कर दिया। वहां का मंत्री जेल के अंदर पहुंच गया। फाइनल कमेंट, हाँ जल्दी खत्म कीजिए। हाँ ठीक है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री को मंत्री बनाए बैठे हैं। ये इस प्रकार की बातें हरियाणा के लोगों के बीच से नहीं चलती। और जो बात मैं कह रहा था कि चुनावी जो दंगल है, उसके अंदर भाजपा जसपा के जो उम्मीदवार हैं, वो आपसी कहीं कहीं एक दो जगह वो खड़े भी हैं, तो भी वो देर सवेर उनके बीच समझौता होने वाला है। और भारतीय जनता पार्टी और जसपा के जितने उम्मीदवार नगर पालिका और नगर परिषद क्षेत्र में है, वो भारी बहुमत से इसलिए जीत कर आएंगे क्योंकि पिछले 8 साल में जो काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और जसपा के सहयोग से जो किया है, वो हरियाणा की जनता उससे खुश है। ठीक है भारद्वाज जी अपनी बात जल्दी से रखिएगा सर, 15 सेकंड में। ठीक है सर, वक्त नहीं है मेरे पास ना, सभी के कमेंट्स लेने जरूरी है। भारद्वाज जी। हाँ भारद्वाज जी, तमाम कितने ही दावे करें, परंतु स्थिति यही है कि नगर निकाय चुनाव में भी जननायक जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन है वो चुनाव को जीतेगा और सभी जगह पर हमारे प्रत्याशी चुनाव जीतेंगे। जहां कहीं कोई ऐसे उम्मीदवार हैं जो कभी हमसे या भाजपा से जुड़े रहे और आज चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनको बनाने का प्रयास जारी है और वो भी मुझे विश्वास है कि हमारे साथ आएंगे और भारी बहुमत से हमारे उम्मीदवार इस चुनाव को जीतेंगे। बाकी ये तो यहाँ डिबेट बैठ के अभी 2 दिन पहले भी बहुत बड़े बड़े कर रहे थे राज्यसभा चुनाव में, परंतु रिजल्ट सबके सामने है, इसीलिए सब कह रहे कि वो कोई कह रहा है 3 महीने चलेगी सरकार, कोई में। ये वही लोग हैं जो कहते थे कि 31+ एमएलए हैं। ठीक है सर, ठीक है। रेणु जी आप अब क्योंकि अब एक पॉइंट आ गया चुनाव वाला, उसमें तो आप लोग जो है एक निर्दलीय प्रत्याशी के पक्ष में ही चले जाते हैं, फिर यहाँ पर आप बीजेपी जेजेपी पर सवाल उठाते हैं। रेणु जी जल्दी से अपना फाइनल कमेंट दे दीजिए। आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं रेणु जी? हेलो। हाँ जी, अपना फाइनल कमेंट दीजिएगा सर। हाँ देखिए मैडम जी, हाँ इन निकाय चुनाव में जहाँ इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ रही है, चाहे वो कांग्रेस तो कहीं भी लड़ ही नहीं रही। अपनी फूट को दबाने के लिए इन्होंने चुनाव से भागना ही उचित समझा और वो चुनाव से भागे। तो इन चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की सरकार से लोग पहले से ही तंग है और आप पार्टी का पाप का घड़ा भर चुका है। तो कहीं ना कहीं नेलो पार्टी बचती है और हमें पूरी उम्मीद, भरोसा और विश्वास है हरियाणा प्रदेश की जनता पर कि इन निकाय चुनाव में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर के उभरेगी। और ठीक है, आप भविष्यवाणी कर रहे हैं इनके भविष्य पर जुलाई तक? हेलो। हाँ, जुलाई तक फैसला हो जाएगा इनके भविष्य पर, साथ है या नहीं है? आप
भविष्यवाणी कर रहे हाँ, थे। जुलाई अगस्त ऐसा लग रहा है कि जुलाई जिस प्रकार के हालात चल रहे हैं, पर चाहे वो अभी खेलो इंडिया वाली बात है, चाहे ये चलो ठीक है। ये निकाय चुनाव दरअसल बहुत महत्वपूर्ण है। वक्त की थोड़ी सी बंदिश है। आप सभी का बहुत शुक्रिया, जिसे कम वक्त मिला उससे माफी चाहते हैं। तकनीकी खराबी भी आज एक बहुत बड़ी वजह है जिससे बहुत ज्यादा वक्त खराब भी हुआ, लेकिन कुल मिलाकर निकाय चुनाव से मूड जनता का जरूर तय होगा। भविष्य का भी जिक्र हो रहा है जेजेपी और बीजेपी के, थोड़ा इंतजार करते हैं। हरियाणा की राजनीति में ट्विस्ट आते ही रहते हैं।